जय हिंद। कक्षा 6 से 12 तक के साइंस के अध्ययन में हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 6 चैप्टर नंबर 1 और 2 यानी भोजन यह कहाँ से आता है और भोजन के घटक इसका अध्ययन कर चुके हैं और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 साइंस चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्तु तक इसका अध्ययन करेंगे और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं, पहले जानेंगे तंतु से वस्तु तक इसका मतलब क्या है। दूसरे में जानेंगे तंतु के प्रकार और जानेंगे प्राकृतिक तंतु, संश्लेषित तंतु, कपास, जूट, ऊन और रेशम के बारे में और संश्लेषित रेशे के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तंतु से वस्तु तक इसका मतलब क्या है इसको जान लेते हैं। अब हम लोग तंतु से वस्तु तक इसका मतलब को समझते हैं। जिस तरह से शरीर के निर्माण के लिए एक कोशिका जिम्मेदार होता है, उसी तरह से वस्त्र के निर्माण के लिए एक तंतु जिम्मेदार होता है। जैसे एक कपास को लेते हैं और उसे उटना विधि द्वारा उसको अलग कर लेते हैं और उससे हम लोग तंतु निकालते हैं। तंतु मतलब रेशा। जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं यह धागा है, यह धागा भी कई रेशों से मिलकर के बनता है। आप लोग देख सकते हैं इसके छोटे छोटे यह है रेशे और इस रेशे से धागे का निर्माण किया जाता है और इस धागे को मशीन में ले जा कर के विनिंग प्रक्रिया द्वारा एक वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम तंतु से वस्तु तक रखा गया है। अब हम लोग इसको पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं। तंतु जो पदार्थ पतली और लगातार लड़ी के रूप में रहता है उसे तंतु कहते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु जो तंतु पौधे या जंतुओं से मिलते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए रुई, जूट, रेशम और ऊन। प्राकृतिक तंतु दो प्रकार के होते हैं, पादप तंतु और जंतु तंतु। रुई और जूट पादप से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें पादप तंतु कहते हैं। रेशम और ऊन जंतु से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें जंतु तंतु कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं संश्लिष्ट तंतु। जिस तंतु का निर्माण मानव द्वारा होता है उसे संश्लेषित या संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर। यह हर एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। अब हम लोग कपास को देखते हैं। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए उष्ण जलवायु की ज़रूरत होती है। भारत में कपास की खेती महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में होती है। अब इसके उपयोग को देख लेते हैं। कपास से कई तरह के कपड़े बनाए जाते हैं। कपास को तकिए और रजाई में भरा जाता है, यानी
जो आप मेरा कपड़ा देख रहे हैं ये कपास का बना हुआ है, यानी सूती होता है। अब हम लोग जूट के बारे में समझते हैं। जूट या पटसन को जूट के पौधों के तनों से निकाला जाता है। यह हमेशा एग्जाम में आता है कि जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो तना से। जूट की खेती बरसात के मौसम में होती है। जूट के लिए चिकनी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस प्रकार की मिट्टी गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले क्षेत्रों में मिलती है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होती है। जूट का इस्तेमाल बोरी, झोला, स्कूल बैग, रस्सी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। अब हम लोग ऊन के बारे में समझ लेते हैं। ऊन का मुख्य स्रोत भेड़ है, लेकिन बकरी, खरगोश, याक और ऊँट के बालों से भी ऊन निकाला जाता है। ऊन से गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। ऊन से कालीन और पर्दे भी बनते हैं, यानी पश्मीनी शॉल है ये ऊन से ही प्राप्त होते हैं। रेशम। रेशम कीट के कोकून से रेशम मिलता है। रेशम कीट शहतूत के पेड़ों पर रहता है। रेशम कीट के जीवन चक्र के 4 चरण होते हैं: अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क रेशम। रेशम कीट के कोकून से रेशम मिलता है। रेशम कीट शहतूत के पेड़ों पर रहता है। रेशम कीट लार्वा शहतूत की पत्तियों को खाता है। जब लार्वा का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है तो यह अपनी रेशम ग्रंथियों से एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है। यही पदार्थ सूखकर तंतु बन जाता है। लार्वा इस तंतु को अपने चारों ओर लपेट लेता है। अंत में लार्वा एक प्यूपा या कोकून में बदल जाता है। कोकून को पानी में उबालने से रेशम के तंतु अलग हो जाते हैं। फिर उन तंतुओं से धागा बना लिया जाता है। रेशम महंगा होता है। रेशम का इस्तेमाल कई पारंपरिक परिधानों को बनाने में किया जाता है, जैसे साड़ी, कुर्ता, शॉल। रेशम को इनकी खास चमक और उत्कृष्टता के लिए पसंद किया जाता है। अब हम लोग आखिरी टॉपिक, संश्लेषित रेशा मजबूत होता है। संश्लेषित रेशे से बने कपड़े जल्दी सूखते हैं और इनमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। संश्लेषित रेशे से कई तरह की चीज़ें बनती हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र, टाई, पाल, स्वेटर, शॉल, दरी, कंबल, नाव, स्केट बोर्ड, जूते आदि। अब हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तंतु किसे कहते हैं? धागे की पतली लड़ियों को, यानी इसका उत्तर ये हो जाएगा। एक ही लंबे धागे से वस्त्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे बुनाई कहते हैं। कपास के पौधों को उगाने के लिए उचित मृदा कैसी होनी चाहिए? काली मृदा। तंतुओं से क्या बनता है? तो तंतुओं से धागा बनता है और धागे से वस्त्र बनता है। निम्नलिखित में से क्या बनाने में रुई का उपयोग नहीं किया जाता है? बत्तियाँ बनाने में, रजाइयाँ बनाने में, बोरियाँ बनाने में और तकिए बनाने में। तो बोरियाँ बनाने में, क्योंकि बोरी बनाने में पटसन का यानी जूट का उपयोग किया जाता है। पटसन तंतुओं को तनने से कैसे अलग किया जाता है? तो यह होगा तन्ने को जल में गलाकर हाथों द्वारा। सबसे लंबा प्राकृतिक तंतु कौन सा है? रेशम का धागा। संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है? तो संश्लिष्ट हो जाएगा पॉलिएस्टर। ये 3 होते हैं, पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है? तो यह हो जाएगा उष्ण।
नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित नहीं होता है? तो मैट, गद्दे, रस्सी तो सब होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक ये संश्लिष्ट तंतु हैं। तब फ्लैक्स यह प्राकृतिक तंतु हो जाएगा। पटसन कहाँ से मिलता है? पौधों से, जंतु से, ए और बी दोनों, मिट्टी से। तो पटसन पौधों से मिलता है। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? तो यह होते हैं रुई, ऊन और पटसन, ये तीनों प्राकृतिक रेशे होते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा फलों से। कपास गोलक का माप कैसा होता है? नींबू जैसा, यानी इसका उत्तर भी हो जाएगा। कपास के बीजों से कपास का हटाना कहलाता है, उठना कहलाता है। रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? गंगा नदी के क्षेत्र में। बुनाई यानी वीविंग किसे कहते हैं? धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाने को। इसमें स्टोरेज थोड़ा कम रहता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन को, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दें और यह बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।